हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिमांशु मल्होत्रा। आज मैं बात करूंगा हिंदी के मॉडल पेपर को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका अगला जो पेपर है वो हिंदी का है। तो आप में से काफ़ी लोग परेशान हैं हिंदी के पेपर को लेकर के कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसा क्या होगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करते हैं। तो आपका जो ये प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि टोटल जो पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो 10 होने वाला है। अब ये 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। जो आपका खंड का है, खंड का में 20 क्वेश्चंस होंगे। खंड का में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 10 केवल 10 प्रश्नों के उत्तर देने रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं खंड खा की। खंड खा जो आपका है उसमें से 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको उनमें से किन्हीं 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यानी कि ये पोर्शन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन सी में, यानी कि खंड ग में। तो खंड का जो आपका है उसमें से 14 क्वेश्चंस होने वाले हैं और आपको ये इसमें से एक ख़ास बात है कि आपको सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। यानी कि आपको इस सेक्शन में पूरे के पूरे क्वेश्चंस हल करने हैं। मैं ये जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये एक सॉल्व्ड पेपर है एंड आपको मैं इसके अकॉर्डिंग बताऊँगा कैसे आपको पेपर हल करना है और क्या-क्या पहले कौन सा क्वेश्चन आएगा। इसके रिगार्डिंग पूरी फुल जानकारी आपको मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खंड का पहला क्वेश्चन वो आएगा अपठित अंश। तो इसमें से आपको एक स्टोरी या एक पैसेज दिया रहेगा जिसके अकॉर्डिंग आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर छांटने होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग ये देख रहे हैं, अभी मैंने इसको ज़ूम कर दिया है। आप सभी लोग चाहें तो उसको पढ़ करके आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज़ उसके हर क्वेश्चन के अपॉन पे आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चंस है, ये आप पैसेज अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको इसको ढूँढने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। क्या सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी भारतीय इतिहास की क्या विशेषता रही है? तो इसमें से क्वेश्चन में है, एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी भारतीय इतिहास की क्या विशेषता रही है? तो जो हमारा ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उन्नति की राह पर आगे बढ़ना, अन्य संस्कृतियों को अपनाना, पारस्परिक युद्धों से जर्जर होना, प्रगति न कर पाना। तो गाइज़ अगर आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें पैसेज में ही मिलता है पारस्परिक युद्धों से जर्जर होना। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने देखा होगा इसमें, तो यहाँ पर हमें साफ-साफ लिख रहा है पारस्परिक युद्ध जर्जर होता रहा है। तो ये रहा आपका आंसर। अगर आप इसमें थोड़ा इसे शॉर्ट करके दिखाता हूँ। पारस्परिक युद्धों से जर्जर होता रहा है। सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से जर्जर होता रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्मजात असमानता को धर्म संगत मानने से नीच कुल के व्यक्तियों का जीवन क्या बन गया? इस पे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है शाप मुक्त हो जाना, तो श्राप मुक्त तो हुआ नहीं था, अभिशाप बन गया। तो ये और हमारे लिए कष्टकारी बन गया था, ये अभिशाप बन गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, अर्थशास्त्र क्या है? तो सभी लोगों को पता है अर्थशास्त्र एक जो ग्रंथ था। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग चारों ऑप्शंस। तो प्राचीन धर्म ग्रंथ, उसके बाद देखते हैं मानवीय अधिकारों की एक पुस्तक, मानवीय अधिकारों का प्राचीन न्याय ग्रंथ। तो अर्थशास्त्र जो था वो एक न्याय ग्रंथ था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारा जो पार्ट 4 है इसका वो है, भारत भारत में क्या अपर्याप्त है? यानी कि भारत में क्या अपर्याप्त है? तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। बादशाहों की युद्ध प्रियता के प्रमाण, बादशाहों की क्रूरता और बंदियों के प्रति उनके अत्याचारों के प्रमाण, बादशाहों के स्मारक, बादशाहों के लोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो इसमें जो ये 3 ऑप्शंस आप देखिए, बादशाहों की युद्ध प्रियता के प्रमाण ये तो हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद बादशाहों के स्मारक ये भी हमें मिलते हैं। बादशाहों की लोगों के प्रति संवेदनहीनता, तो देखेंगे इसमें से। तो हमारा जो खा ऑप्शन होगा ये भी मिलता है, तो अपर्याप्त है, तो वो होगा हमारा राइट आंसर जो होगा, बादशाहों की क्रूरता और बंदियों के प्रति उनके अत्याचारों के प्रमाण, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। प्राचीन भारतीय सभ्यता में क्रूरता एवं कठोरता का व्यवहार किस रूप में मिलता है? तो इसमें से हम देखेंगे प्रारंभिक संस्कृतियों के अपेक्षा नगण्य। तो जो हमारा गा ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा।
आगे देखिए, इसमें से जो आपको ये पैसेज मिलेंगे वो आपको 2 पैसेज मिलेंगे। या तो आप ये पहला पैसेज कर दीजिए या फिर इसके अथवा में आपको एक और पैसेज मिलेगा। मैं आपको ज़ूम करके दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा पेपर सॉल्व कराऊँगा 90 मिनट्स का पेपर है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्टली ये पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। आप इस सेकंड वाले को अपने आप से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहा हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले तो आप इस पूरे पैसेज को देख लीजिए। ये रहा हमारा पैसेज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड इसका कुछ पार्ट ये है। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है मानव को मानव के रूप में सम्मानित करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि भेदभाव को तोड़ने के लिए हमें मानव को मानव के रूप में सम्मानित करना आवश्यक है। मानव क्या भूल चुका है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मानव क्या भूल चुका है। तो हम लोग इसमें देखेंगे धर्म, देश और जाति के भिन्न भिन्न होने पर भी सभी सर्वप्रथम मानव हैं। मानव इस बात को भूलता जा रहा है, तो हमारा जो ग ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सत्ताधारी मनुष्य क्या चाहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सुख सुविधा पर एकाधिकार। जो सुख सुविधाओं हैं उन पर एकाधिकार चाहता है। एकाधिकार सबका, वो चाहता है कि सिर्फ उसी का अधिकार हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आकाश के नीचे रहने वाले सभी इंसानों का क्या लक्षण है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कार्य करते हुए समाज का अभ्युदय। ये होगा हमारा का आंसर, जो होगा वो सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जो है उस पर बात करते हैं। सहयोगी को क्या कहकर पुकारने से उसका अपमान होता है। सहयोगी को अगर आप नौकर कह के पुकारेंगे तो उसका अपमान होता है, क्योंकि अगर आप उसे पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी बदले में आपको काम दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें 2 पैसेज होंगे और आपको उनमें से किसी एक पैसेज को करना होगा, क्योंकि वो अथवा पे हैं। आप जो पैसेज उठाइएगा उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं। किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सभी उत्तर देने हैं हमें। तो यहाँ पर हमें एक ये पोएट्री लिखी हुई है, इसको हमें पढ़ना है। इन पंक्तियों को पढ़ करके उसके नीचे के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर है हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है। तो हरा भरा जीवन का अर्थ है सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन, यानी कि खुशियों से परिपूर्ण जीवन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। तो समस्त प्राकृतिक उपादान जो होते हैं वो बाहर लेकर के आते हैं, क्योंकि नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, पेड़ों की हवा, ये सब जितने भी प्राकृतिक उपादान हैं, जो भी हमारे आसपास है प्रकृति की देन, वो सब हमें बाहर लेकर के आती है या हमें आनंदित करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है। तो जो कवि है उसने प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को सृष्टि का उपहार कहा है, क्योंकि यही वास्तविक खुशी है हमारे जीवन में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है। कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो कवि हमें पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, यही संदेश देना चाहता है, यानी कि हम जितने पेड़ पौधों को बचाएंगे तभी हमारा जीवन संभव रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, जग से तुम और तुमसे जग है, प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, यानी कि हमारे द्वारा जग और जग के द्वारा हम हैं। तो इसमें से व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, यही बात कवि हमें बताना चाहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिर आपको अथवा में भी एक कविता दे रखी है, जिनमें से आपको दिए गए 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो अगर आपको वो अच्छी लग रही है तो आप उसे करिए, ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे करिए, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। इसके भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, अगर आपके पास पर्याप्त टाइम है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको पूरा पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कल पेपर में आप जाएँ तो आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। ये आपके उसी के सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। खंड गा खा की ओर। खंड खा में से आपको यानी 16 क्वेश्चंस करने थे, तो देखते हैं।
इसमें से ये आपका व्यवहारिक व्याकरण का पोर्शन है, ये मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। वाक्य के अंग होते हैं, यानी कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। तो उद्देश्य एवं विधेय का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन होगा ख, तो हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह घर गया और पुस्तक ले आया, रचना के आधार पर वाक्य भेद है, तो यह एक संयुक्त वाक्य है। जैसे कि आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर भी और से 2 वाक्य जुड़े हैं, वह घर गया ये एक अलग बात हो गई, पुस्तक लेकर के आया ये एक अलग बात हो गई, और ये दोनों और से जुड़े हैं, तो कभी भी ऐसा वाक्य आएगा तो वो संयुक्त वाक्य होगा। वो कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसमें भी और लगा होगा वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो हम देखेंगे जो हमारा पहला ऑप्शन है, इसी में उसने खाना खाया और सो गया। खाना खाना ये अलग बात हो गई, सोना एक अलग बात हो गई, और ये दोनों और से जुड़े हैं, तो इसलिए ये हमारा संयुक्त वाच्य होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देर मत करो वरना गाड़ी छूट जाएगी। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो इस वाक्य को हमें सरल बनाना है, यानी देर करने से हमारी गाड़ी छूट रही है, तो देर करने पर, देर करोगे और मैंने बताया अगर आप और लगा देंगे तो ये संयुक्त वाक्य बन जाएगा, तो हमें संयुक्त तो बनाना नहीं, तो ये हमारा गलत हो गया। अगले उसको देखते हैं। गाड़ी छूटेगी इसलिए देर मत करो, तो ये हमारा कोई वाक्य बना नहीं, हमें बनाना है इसको सरल वाक्य। देर करने पर गाड़ी छूट जाएगी, तो ये जो ऑप्शन गा है यही हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण ढूंढना है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है, मैंने उस स्थान पर देखा जहाँ पर भगत सिंह पैदा हुए। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता कहीं पर भी बताई नहीं जा रही है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, उसकी मेरी मदद करना मेरे लिए घातक सिद्ध हुआ। तुम बीमार पड़ गए क्योंकि तुम कसरत नहीं करते हो। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारी क्रिया है उसकी विशेषता बताई गई है, कसरत न करने के कारण वो बीमार हो गए, यानी कि इन दोनों का रिलेशन काफ़ी हद तक मैच हो रहा है। तो यही क्रिया की विशेषता है, क्योंकि उसने कसरत नहीं किया इसलिए वह बीमार पड़ गया। तो हमारा जो ग ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें यहाँ पे बताना है वाच्य है। वाच्य क्या है? तो सबसे पहले बात करेंगे वाच्य है क्या। वाच्य है क्रिया का एक रूप, क्रिया का एक रूप वाच्य कहलाता है। और बात करेंगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होगा हमारा वो होगा कृतवाच्य। नंबर 1 कृतवाच्य, और नंबर 2 जो हमारा होगा वो होगा कर्मवाच्य। नंबर 3 जो होगा हमारा वो होगा भाववाच्य। तो वाच्य आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होगा। जब कर्ता प्रधान होगा यानी कर्ता की प्रधानता को बताया जाएगा तो वहाँ पर कृतवाच्य होगा, और जिसमें कर्म की प्रधानता बताई जाएगी वहाँ पर कर्मवाच्य होगा, और जहाँ पर भाव की प्रधानता बताई जाएगी तो वहाँ पर भाववाच्य होगा। तो आप इनमें से देख लीजिए, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता बताई जाएगी कृतवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, और जहाँ पर भाव की प्रधानता वहाँ पर भाववाच्य होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वाच्य तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्रिया का एक रूप वाच्य कहलाता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। उसके आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाले वाक्य को छांटिए। तो इसमें से क्या होगा, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें, मुझसे खिलौना टूट गया।
तो यहाँ पर कर्ता की कोई विशेषता नहीं बताई गई है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया, तो इसमें कर्ता की विशेषता बताई जा रही है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने राष्ट्र को बलिदान और त्याग का संदेश दिया। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा यानी खंड ग होगा, खा होगा, वो सही होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। तो जो गांधी जी थे, गांधी जी ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो यहाँ पर गांधी जी की विशेषता बताई जा रही है कि उन्होंने पूरे संसार को शांति का संदेश दिया। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता यानी कर्ता के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कृतवाच्य होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मजदूर मकान बनाता है, इसमें से आपको कर्मवाच्य बताना है। इस वाक्य का कर्मवाच्य होगा। अगर आप इसका कर्मवाच्य देखेंगे तो इस क्वेश्चन देखिए, पहला जो ऑप्शन है, मजदूर द्वारा मकान बनाया गया, मजदूर से मकान बनाया गया, मकान मजदूर बनाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आप इसमें मजदूर द्वारा मकान बनाया गया, क्योंकि जो मजदूर है उसने मकान को बनाया। तो इससे ही जो कर्म है वो कर्म दिखाई देता है कि मजदूर के द्वारा मकान को बनाया गया। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में मैं यह बोझ नहीं उठा सकता, इस वाक्य का भाववाच्य होगा। नंबर का जो आपका ऑप्शन है उसमें बोझ मैं नहीं उठा सकता, ये एकदम ही अशुद्ध वाक्य है, तो इसे छोड़ देंगे। उसके बाद दूसरा है मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता, तीसरा है मैं बोझ उठा सकता हूँ, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें देखेंगे मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाता, यानी कि आपका जो खा नंबर है वो सही होगा, क्योंकि इसमें भाव आ रहा है कि आप वो बोझ नहीं उठा सकते। मैं यह बोझ नहीं उठा सकता, मैं बोझ उठा सकता हूँ, तो ये हो रहा है इसमें कृतवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता बताई जा रही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिनमें से निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मजदूर फावड़े से जमीन खोदता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको बताना है रेखांकित पद का सही पद परिचय। तो फावड़े, तो आप देखिए मजदूर, अब मजदूर क्या है? मजदूर एक वचन है। पहली बात तो मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा है, और फावड़ा, सॉरी, इस क्वेश्चन में देखेंगे जो हमारा फावड़ा है, फावड़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, और उसके बाद देखेंगे जातिवाचक हमें 2 जगह पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमें जातिवाचक दिखाई दिया है। और फावड़ा, क्योंकि मजदूर एक है, एक समय में कोई एक ही फावड़ा ले सकता है, इसलिए जो फावड़ा होगा वो एक वचन होगा। और फावड़ा, फावड़ा जो होगा वो पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग होगा, और करण कारक होगा, क्योंकि वो फावड़े से लगा है उसमें, तो इसलिए ये करण कारक होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद का सही पद परिचय है। रचना 10वीं में पढ़ाती है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए रचना, रचना एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जो रचना है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप सभी में देखेंगे सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा है। रचना एक वचन है, तो इसमें से जो रचना है वो व्यक्तिवाचक, वो एक वचन, और स्त्रीलिंग भी है, और वो कर्ता कारक है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो हमारा आंसर क्वेश्चन 3 है। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित पद का सही पद परिचय है। शाम बहुत मधुर गाती है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे मधुर जो है, बहुत मधुर गाता है, श्याम होना चाहिए, इसमें से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। श्याम बहुत मधुर गाता है, तो यहाँ पर जो होगा मधुर, मधुर हमारा क्रिया विशेषण होगा। तो इसमें से ये एक क्रिया है, और उस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत मधुर गाता है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसने अच्छा गाया रेखांकित पद है। इसमें से हम लोग देखेंगे उसने अच्छा गाया, यह गाना गाने की, इसमें से फिर यही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें से उसने अच्छा गाया, यानी कि वो गाना एक क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि उसने बहुत अच्छे तरीके से गाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, इस वाक्य के
रेखांकित पद का पद परिचय है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक प्रविशेषण, संख्यावाचक प्रविशेषण। तो इसमें से जो आपका ये है बहुत बहुत आलसी, तो ये एक परिमाण बता रहा है और ये एक प्रविशेषण, क्योंकि आलसी तो खुद एक विशेषण है, उसके पहले ये हो जाएगा प्रविशेषण, यानी कि हमारा घ ऑप्शन सही होगा, ये होगा परिमाणवाचक प्रविशेषण। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6, जिसमें से आपको निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें से पूछा गया है स्थायी भाव कहते हैं। तो स्थायी भाव किसे कहते हैं? प्रधान भाव को ही स्थायी भाव कहते हैं, यानी कि जिस चीज़ की प्रधानता होती है उसे ही स्थायी भाव, जिस भाव की प्रधानता होती है वही स्थायी भाव कहलाता है, और उसी भाव के अनुसार ही देखते हैं कि उसमें कौन सा रस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मन रे तन कागद का पुतला, लगौ बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे क्यों इतना। पंक्ति में कौन सा रस है? तो देखेंगे इस पंक्ति में हमें शांत रस दिखाई दे रहा है, क्योंकि ना तो इसमें श्रृंगार रस है और ना ही करुण रस, ना ही अन्य कोई रस। ये पंक्ति एकदम शांत पूर्वक पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा, यहाँ पर घ ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर शांति रस है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें है मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रेम के बारे में बात हो रही है। किसी के गिरधर यानी कृष्ण भगवान के रूप को देखकर कोई आकर्षित हो रहा है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा श्रृंगार रस होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो यहाँ विषय कौन कहलाएगा? तो यहाँ विषय कौन कहलाएगा? तो देखेंगे तो जिसके लिए भी रति का भाव उत्पन्न होता है वही विषय कहलाता है, यानी कि सीता। तो उनका जो सब्जेक्ट होगा, यानी कि किस कारण से, तो सीता जी के कारण से उनके मन में रति उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर सीता जो होगा वो विषय होंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माधुर्य गुण किस रूप से प्रयुक्त होता है? माधुर्य गुण किस रूप से प्रयुक्त होता है? तो जो माधुर्य गुण है वो माधुर्य यानी कि मधुरता जो होती है वो श्रृंगार रस में उत्पन्न होती, तो यहाँ पर जो होगा श्रृंगार रस वो हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो ग्रामर का पोर्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं आगे के गद्यांश के बारे में। तो आगे जो है वो आपका पठित खंड है, यानी कि खंड का ये आपका पठित है। इसमें से आपके 14 क्वेश्चन आ रहे हैं और ये सेक्शन सी है, तो आपको इनमें से पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने हैं। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका पैसेज है जिनमें से आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अभी थोड़ा सा और इसका पैसेज है, वो आपको इधर दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका पैसेज है पूरा, इसको आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उत्तर देना है। ये आपका एक चैप्टर का पैसेज है। तो आप इसमें देखेंगे संगमरमर की मूर्ति पर लगा चश्मा था, ये आपका पहला ही चैप्टर है, आई होप आप देख लीजिएगा। तो जो चश्मा लगा था वो असली लगा था, क्योंकि वो व्यक्ति रोज आकर के चश्मा लगाता था अधिकतर, तो वो जो चश्मा था वो कैसा था? असली था। हवलदार साहब पान खाने कहाँ रुके? तो आप सभी को पता है, आप सभी ने पोयम पढ़ रखा है, वो चौराहे पर रुकते थे। अगला क्वेश्चन आपका है हवलदार साहब ने किसका प्रयास सराहनीय बताया? तो हवलदार साहब ने कस्बे के नागरिकों का प्रयास जो है सराहनीय बताया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हवलदार साहब को दूसरी बार मूर्ति में क्या अंतर दिखाई पड़ा? तो आप सभी लोगों को पता है कि चश्मा उनका बदल गया था, तो उसमें चश्मे का अंतर उन्हें दिखाई पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूर्ति देखकर हवलदार साहब ने किस भाव की अनुभूति की? तो देखिए आप, उनको देशभक्ति के भाव की अनुभूति हुई, तो यहाँ पर देशभक्ति के भाव की अनुभूति। अगला जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से आपको देखने को मिलेगा, पहला क्वेश्चन है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो इस पंक्ति में मुसाफिर
मनुष्य को कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्तिक मास आने पर बालगोविंद भगत क्या कहने लगते थे? तो जो बाल गोविंद यानी कि यहाँ पर बाल गोविंद भगत हैं वो क्या कहने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते। तो क्या करने लगते थे, वो करते क्या थे, सॉरी यहाँ पर करते हैं, तो वो क्या करते थे, वो प्रभात फेरी प्रारंभ कर देते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका जो काव्य खंड है इसको आपको पढ़ना है और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, काव्यांश में गोपियों का किसके प्रति प्रेम प्रकट किया गया है? तो गोपियाँ जो थी वो कृष्ण की प्रेमी थी, तो इसमें से कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, काव्यांश में अति बड़भागी किसे कहा गया है? तो इसमें उद्धव जी को अति बड़भागी कहा गया है। गोपियों ने उद्धव को किसके समान नहीं बताया है? तो गोपियों ने कमल के पत्तों के समान भी उन्हें बताया था और तेल की मटकी के समान भी उन्हें बताया था, और लेकिन उन्हें चींटियों के समान नहीं बताया था। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। गोपियों ने उद्धव को किससे अपरिचित बताया है? तो गोपियों ने उद्धव को प्रेम से अपरिचित बताया है। गोपियों ने उद्धव को प्रेम से अपरिचित बताया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोपियों ने किसे अबला और भोली कहा है? तो गोपियों ने खुद को अबला और भोली कहा था, इसलिए यहाँ पर स्वयं आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर के लिखिए। कुम्हड़वतिया किसको देखकर मुरझा जाती है? तो आप सभी को पता है कि वो राइट आंसर तर्जनी होगा, क्योंकि तर्जनी को देखकर कुम्हड़वतिया मुरझा जाती है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? तो इस क्वेश्चन में उन्होंने किसी मध्यस्थ को नहीं बुलाया था। हिसाब किताब के जानकार, तो यहाँ पर हमारा हिसाब किताब के जानकार सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने गुरुओं को भी नहीं बुलाया था, राज दरबारियों को भी बुलाने के लिए नहीं कहा था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो 10 का सेकंड हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको पूरा पेपर दिखाई दे रहा हूँ। तो आपका जो पेपर है आप जानते हैं कि ये 7 पेजेस का है। इसमें से आपको पहले एक अपठित गद्यांश मिलेगा जिसके 2 पार्ट होंगे, जैसे आपको पहला या फिर दूसरा करना होगा। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपका काव्य होगा। काव्य के भी 2 आपको पैसेज दे रखेंगे, उनमें से जो भी आपको सरल लगता है आप उसको करिए। उसके बाद आपका आता है खंड खा। खंड खा व्याकरण पर आधारित है। इसमें 16 प्रश्न आपको कोई करने हैं, 20 में से कोई भी 16 आप अपने मन से कर सकते हैं। उसके बाद आपका खंड गा आता है, जिनमें से आपका पठित पाठ्य पुस्तक से एक गद्यांश आएगा जिसके आपको आंसर्स देने हैं 5 के पाँचों। उसके बाद आपका काव्य खंड भी पढ़ा हुआ आएगा जिसके भी आपको क्वेश्चन देने हैं, और 2 क्वेश्चन सम एक्स्ट्रा हैं वो अलग से हैं, और इधर भी 2 क्वेश्चन वो अलग से हैं। तो आपको टोटल इस तरह से देखा जाए तो पहले वाले पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस, दूसरे में सेकंड यानी कि 10, 10, 20, 26 एंड 40, इस तरह के पूरे 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी, तो वीडियो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू ऑल।